नाइटिंगेल बाय क्रिस्टीन हैना। चैप्टर 22। वो सलून में गई जहां उसने अपने वालिद को डाइनिंग रूम के टेबल पर सोए हुए पाया। उसका सर सख्त लकड़ी पर रखा हुआ था जैसे वो बेहोश हो गए हों। उसके करीब एक आधी खाली ब्रांडी की बोतल रखी थी जो अभी कुछ वक्त पहले तक भरी हुई थी। उसने बोतल उठाई और उसे साइड बोर्ड पर रख दिया, उम्मीद करते हुए कि जब वो सुबह जागेगा तो ये उसकी दस्तरस से बाहर होगी और शायद उसका जहन भी उससे हट जाएगा। वो तकरीबन उसकी तरफ हाथ बढ़ाती, तकरीबन उसके चेहरे पर छाए हुए सफेद बालों को सहलाती, जो आराम की हालत में एक छोटा सा बेज़वी गंजा धब्बा जाहिर कर रहा था। वो चाहती थी कि वो इस तरीके से उसे छू सके, आरामदेह, मोहब्बत भरी और रफाकत में। इसके बजाय वो किचन में गई जहां उसने कटोला बनाया जिसमें कड़वी सियाह बलूत के बीजों से बनाई हुई कॉफी थी और एक छोटी सी रोटी तलाश की जो तमाम पेरिस वालों को मिल रही थी, बेजायका सियाह रोटी। उसने एक टुकड़ा तोड़ा, मडाम गफोर उस पर क्या कहेंगे, चलते चलते खाना खाना, और उसे आहिस्ता आहिस्ता चबाया। इस कॉफी से गंदे पानी की तरह बू आ रही है, उसके वालिद ने कहा, आंखों में नींद की भारी पट्टियों के साथ, जब उसने कमरे में कदम रखा। इसाबेला ने उसे अपनी प्याली दी। ये और भी बदतर है। इसाबेला ने अपने लिए एक और प्याली कॉफी डाली और उसके साथ बैठ गई। लैंप की रोशनी ने उसके चेहरे के नक्शे को मजीद नुमाया किया, गहरे घावों और झुर्रियों को मजीद गहरा कर दिया, और आंखों के नीचे की जिल्द मोम की तरह और सूजी हुई नजर आने लगी। वो उससे कुछ कहने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो बस उसे घूर कर देख रहा था। उसकी तेज नजर के नीचे उसने अपनी कॉफी पी ली। उसे खुश्क, बदसूरत रोटी निगलने की जरूरत थी और खाली कप को एक तरफ धकेल दिया। इसाबेला वहीं बैठी रही यहां तक कि वो दोबारा सो गया। फिर वो अपने कमरे में चली गई, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सो सकती थी। वो घंटों लेटी रही, सोचते और परेशान होती रही। आखिरकार वो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो बिस्तर से निकली और सलून में गई। मैं बाहर जा रही हूँ, उसने कहा। मत जाओ, वो अभी तक टेबल पर बैठे थे। मैं कुछ भी अहमकाना नहीं करूंगी। वो अपने कमरे में वापस आई और नीले रंग की हल्की स्कर्ट और सफेद आस्तीन वाले ब्लाउज में तब्दील हो गई। उसने अपने गुंधे हुए बालों के गिर्द एक मध्यम नीला रेशमी स्कार्फ लपेटा, उसे ठोड़ी के नीचे बांध दिया और अपार्टमेंट छोड़ दिया। तीसरे मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा कि वेजनियाक के अपार्टमेंट का दरवाजा खुला था। उसने अंदर झांका। कमरा लूटा जा चुका था। सिर्फ सबसे बड़े फर्नीचर के टुकड़े बाकी थे और सियाह बॉम्बे के संदूक के दराज खुले हुए थे। कपड़े और सुस्त चमचमे सामान फर्श पर बिखरे हुए थे। दीवार पर मुस्ततील शक्ल के सियाह निशान बता रहे थे कि फनकारे गायब हैं। उसने दरवाजा बंद कर दिया। लॉबी में उसने खुद को तरतीब देने के लिए थोड़ी देर रोका, फिर दरवाजा खोला। बसें एक के बाद एक सड़क पर चल रही थी। गंदी बस की खिड़कियों से उसने दर्जनों बच्चों के चेहरे देखे जिनकी नाकें शीशे से चिपकी हुई थीं और उनकी माएं उनके साथ बैठी थी। फुटपाथ पर अजब सनसनी थी। इसाबेला ने एक फ्रांसीसी पुलिस वाले को कोने पर खड़ा देखा और वो उसके पास गई। वो कहाँ जा रहे हैं? वेलोड्रोम दी हेव, खेलों का स्टेडियम। क्यों? तुम यहाँ नहीं हो, जाओ या तुम्हें मैं बस में डाल दूंगा और तुम उनके साथ जाओगे। शायद मैं ऐसा ही करूं, शायद। पुलिस वाला उसके करीब आया, सरगोशी में बोला, जाओ। उसने उसका बाजू पकड़कर सड़क के किनारे की तरफ घसीट लिया। हमारे हुक्म है कि जो भी भागने की कोशिश करे हम उसे गोली मार देंगे। तुमने सुना? तुम उन्हें गोली मारोगे, औरतों और बच्चों को? नौजवान पुलिस वाला गमगीन दिखाई दिया। जाओ। इसाबेला जानती थी कि उसे रुकना चाहिए, ये समझदारी का काम था, लेकिन वो वेलोड्रोम दी हेव तक चलकर इतनी जल्दी पहुंच सकती थी जितनी बसों की रफ्तार थी। वो सिर्फ कुछ ब्लॉक दूर था। शायद फिर उसे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। महीनों में पहली बार पेरिस की साइड गलियों पर बैरिकेड खाली थे। वो एक घूमकर भागी और सड़क पर दौड़ गई। दरिया के किनारे बंद शॉप और सनसान कैफे के पास से गुजरते हुए वो सिर्फ चंद ब्लॉक दूर थी जब वो स्टेडियम के सामने सड़क के उस पार एक सांस रोक कर रुक गई। बसों का एक न खत्म होने वाला सिलसिला जो लोगों से भरा हुआ था उस बड़ी इमारत के साथ साथ रुका और मुसाफिरों को उतारा। फिर दरवाजे धड़कर बंद हो गए और बसें फिर से चल पड़ी। दूसरी बसें आईं और उनकी जगह ले ली। उसने पीले तारों का समंदर देखा। हजारों मर्द, औरतें और बच्चे जो उलझे हुए और मायूस नजर आ रहे थे, स्टेडियम में धंसे जा रहे थे। ज्यादातर लोगों ने बहुत ज्यादा कपड़े पहने हुए थे, जो जुलाई की गर्मी के लिए ज्यादा थे। पुलिस स्टेडियम के गिर्द घूम रही थी, जैसे अमरीकी काउबॉय मवेशियों को हाँक रहे हों, सीटी बजा रहे हों, अहकाम दे रहे हों, यहूदियों को स्टेडियम में या दूसरी बसों में धकेल रहे हों। परिवार। उसने एक पुलिस वाले को एक औरत को अपनी लाठी से इतनी जोर से धकेलते हुए देखा कि वो घुटने टेककर गिर पड़ी।
वो सीधी होकर खड़ी हुई, अंधाधुंध अपने साथ वाले बच्चे को तलाश करते हुए, अपने जिस्म से उसे बचाने की कोशिश करते हुए वो स्टेडियम के दरवाजे की तरफ लंगड़ाती हुई चल रही थी। उसने एक नौजवान फ्रांसीसी पुलिस वाले को देखा और भीड़ को चीरते हुए उसके पास पहुंच गई। क्या हो रहा है? उसने पूछा। ये तुम्हारा मसला नहीं है मदाम, जाओ। इजाबेला ने पीछे मुड़कर बड़ा साइकिलिंग स्टेडियम देखा। जो कुछ भी वो देख रही थी वो लोग थे, जिस्म एक दूसरे में जुड़े हुए थे, खानदान एक दूसरे को थामने की कोशिश कर रहे थे इस हलचल में। पुलिस उन पर चिल्लाई, उन्हें स्टेडियम की तरफ धकेलते हुए। जब वो गिर गए तो बच्चों और माओं को उनके पैरों पर खड़ा कर दिया। वो बच्चों के रोने की आवाजें सुन सकती थी। एक हामिला औरत अपने घुटने टेककर झुककर अपने पेट को थामे हुए थी। लेकिन वहां इतने सारे लोग हैं, इजाबेला ने कहा। उन्हें जल्द ही बेदखल कर दिया जाएगा। कहाँ? उसने कंधे उचकाए। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें कुछ न कुछ तो मालूम होगा। काम के कैंपों में, उसने बड़बड़ाया। जर्मनी में, बस यही मैं जानता हूँ। लेकिन वो औरतें और बच्चे हैं, उसने दोबारा कंधे उचकाए। इजाबेला उसे समझ नहीं सकी। फ्रांसीसी जैंडरमियों का ये सब पेरिस वालों के साथ कैसे हो रहा था? औरतों और बच्चों के साथ? बच्चे तो बमुश्किल काम कर सकते हैं मॉन्सियोर। तुम्हें वहां हजारों बच्चे और हामिला औरतें होंगी। कैसे? क्या मैं इसका मास्टरमाइंड लगता हूँ? मैं बस जो मुझे कहा जाता है वो करता हूँ। मुझे कहा गया था कि पेरिस में गैर मुल्की यहूदियों को गिरफ्तार करो, तो मैंने किया। उन्हें हजूम को अलग करना था। अकेले मर्दों को ड्रासी, खानदानों को वेलोडिहिव्र। वाला, काम मुकम्मल। उन पर बंदूकें ताने रखो और गोली चलाने के लिए तैयार रहो। हुकूमत चाहती है कि फ्रांस के तमाम गैर मुल्की यहूदी मशरिक में काम के कैंपों में भेजे जाएं, और हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। पूरी फ्रांस? इजाबेला के सीने से हवा निकल गई। आपका मतलब है कि ये सिर्फ पेरिस में नहीं हो रहा? नहीं, ये बस शुरुआत है। वियान ने सारा दिन कतारों में खड़े होकर गुजारा, गर्मियों की जलन में, और इसके बदले क्या मिला? आधा पाउंड खुश्क पनीर और एक नापसंदीदा रोटी। क्या आज हम स्ट्रॉबेरी जैम ले सकते हैं मम्मा? ये रोटी के जायके को छिपाता है। जब वो दुकान से निकले तो वियान ने सोफी को अपने करीब रखा, जैसे वो बहुत छोटी बच्ची हो। शायद थोड़ा सा, लेकिन हम ज्यादा नहीं ले सकते। याद है सर्दी कितनी बुरी थी? एक और सर्दी आने वाली है। वियान ने ग्रू को अपनी तरफ आते हुए देखा। उनके हाथों में बंदूकें चमक रही थी। वो उनके साथ गुजरे और टैंक उनके पीछे चल रहे थे, जो पथरीली सड़क पर गड़गड़ाते जा रहे थे। आज यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, सोफी ने कहा। वियान भी यही सोच रही थी। सड़क फ्रांसीसी पुलिस से भरी हुई थी। जेंडरमी शहर में टोलियां बनाकर आ रहे थे। ये रिलीज था जब वो रेचल के खामोश और अच्छी तरह से सजे हुए घर में कदम रखे। वो रेचल से मिलाद का बहुत इंतजार करती थी। यही वो वक्त था जब वो खुद को दोबारा महसूस करती थी। वियान ने दरवाजे पर दस्तक दी तो रेचल ने मशकूक अंदाज से बाहर झांका, दरवाजे पर किसको देखा और मुस्कुराई। दरवाजा पूरी तरह से खोलकर सूरज की रोशनी को खाली घर में दाखिल होने दिया। वियान, सोफी, आओ आओ। सोफी, सारा ने पुकारा। दोनों लड़कियां एक दूसरे से इस तरह गले मिली जैसे वो हफ्तों से नहीं मिली हों, न कि दिनों से। सोफी के बीमार होने के दौरान दोनों पर उसका बहुत असर पड़ा था। सारा ने सोफी का हाथ पकड़कर बाहर के सहन में ले गई, जहां वो सेब के पेड़ के नीचे बैठ गईं। रेचल ने दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि वो दोनों उनकी बातें सुन सकें। वियान ने अपना फूलों वाला स्कार्फ सर से उतारकर अपनी स्कर्ट की जेब में डाल दिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। नहीं वियान, हमने इसके बारे में बात की थी, रेचल ने कहा। वो एक जोड़ी ओवरऑल्स पहने हुए थी जो उसने पुराने शावर पर्दे से बनाया था। उसका गर्मियों का कार्डिगन जो कभी सफेद था और अब बार बार धोने और ज्यादा इस्तेमाल की वजह से सुरमई हो गया था, कुर्सी के पीछे से लटक रहा था। यहाँ से वियान ने स्वेटर पर सिए गए पीले सितारे के 2 टुक देखे। वियान किचन में काउंटर के पास गई और चम्मचों का दराज खोला। उसमें लगभग कुछ भी नहीं बचा था। कब्जे के 2 सालों में वो सब ये शुमार नहीं कर पाए कि जर्मनों ने कितनी बार दरवाजे पर जाकर जरूरतें मांगी। जर्मन रात में घरों में घुसकर जो चाहते वो ले लेते थे। सब कुछ पूर्व की तरफ जाने वाली ट्रेनों पर जा रहा था। अब शहर के ज्यादातर दराज अलमारियां और बक्से खाली थे। रेचल के पास जो कुछ बचा था वो कुछ कांटे और चम्मच थे और एक रोटी का चाकू। वियान चाकू को मेज पर ले आई। अपनी टोकरी से रोटी और पनीर निकालकर उसने दोनों को एहतियात से आधा किया और अपना हिस्सा टोकरी में वापस रख दिया। जब उसने दोबारा सिर उठाया तो रेचल की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें ये नहीं देने का कहूंगी, तुम्हें इसकी जरूरत है। तुम्हें भी इसकी जरूरत है। मुझे ये लानती सितारा फाड़ देना चाहिए, फिर कम से कम जब कुछ खाना मिले तो मुझे कतार में खड़ा होने की इजाजत होगी। यहूदियों के लिए मुसलसल नए पाबंदियां लगाई जा रही थी। वो अब साइकिल नहीं रख सकते थे और उन्हें तमाम अवामी जगहों से मना कर दिया गया था, सिवाय 3 से 4 बजे के दरमियान, जब उन्हें खरीदारी की इजाजत थी। उस वक्त तक कुछ भी नहीं बचा था। वियान जवाब देने से पहले ही उसने सड़क पर एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनी। वो उसकी आवाज को पहचान गई और खुले दरवाजे में खड़ी हो गई। रेचल उसके साथ खड़ी हो गई।
वो यहाँ क्या कर रहा है? मैं देखूंगी, वियान ने कहा। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। वियान फलों के बाग में चलते हुए एक हमिंग बर्ड को गुलाबों पर झूलते हुए दरवाजे तक पहुंची, उसे खोलकर उसके जरिए सड़क पर कदम रखा और रेचल को पीछे अंदर आने दिया। उनके पीछे दरवाजा हल्का सा क्लिक की आवाज के साथ बंद हुआ, जैसे हड्डी का टूटना। मैडम, बेक ने कहा, अपनी फौजी टोपी उतारते हुए उसे अपनी कोहनी के नीचे छुपाते हुए। मुझे तुम्हारी खवातीन के वक्त में मुदाखलत करने पर अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूं मदाम मोरियाक। उसने तुम पर थोड़ी सी जोर दी। ऐसा लगा जैसे वो दोनों किसी राज को बांट रहे हों। ओह, और वो क्या है हेयर कैप्टन? वियान ने पूछा। उसने बाएं और दाईं तरफ नजर दौड़ाई और फिर थोड़ा सा वियान की तरफ झुककर कहा, मदाम दे चैम्पलिन को कल सुबह घर पर नहीं होना चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। वियान को लगा कि शायद उसने अपनी नियत को सही तौर पर तर्जुमा नहीं किया। माफ कीजिए, मदाम दे चैम्पलिन को कल घर पर नहीं होना चाहिए, उसने दोबारा कहा। मेरे शौहर और मैं इस घर के मालिक हैं, रेचल ने कहा। मुझे क्यों जाना चाहिए? घर की मलकियत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कल नहीं। मेरे बच्चे, रेचल ने शुरू किया। बेक ने आखिरकार रेचल को देखा। तुम्हारे बच्चे हमारे लिए कोई मसला नहीं है, वो फ्रांस में पैदा हुए हैं, वो फहरिस्त में नहीं है। फहरिस्त, ये एक ऐसा लफ्ज था जिससे अब सब डरते थे। वियान ने खामोशी से कहा, तुम हमें क्या बता रहे हो? मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि अगर वो कल यहाँ होगी तो वो इसके बाद यहाँ नहीं होगी, लेकिन अगर वो मेरी दोस्त होती तो मैं उसे एक दिन के लिए छिपाने का कोई तरीका तलाश करता। सिर्फ एक दिन के लिए? वियान ने उसका बगस से मुताल्ला करते हुए पूछा। यही सब था जो मैं कहने आया था मैडम, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये बात बाहर निकली तो मुझे सजा मिलेगी। बराहे मेहरबानी अगर तुम्हें इस बारे में बाद में सवाल किया जाए तो मेरी आमद का जिक्र मत करना। उसने अपनी एड़ियों को एक साथ टकराकर मुड़कर चलना शुरू कर दिया। रेचल ने वियान को देखा। उन्होंने पेरिस में होने वाली गिरफ्तारियां सुनी थी। औरतों और बच्चों को बेदखल किया जा रहा था, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। वो कैसे यकीन करते? दावे पागल, नामुमकिन थे। दहशतजदा करते हुए फ्रांसीसी पुलिस ने रात के वक्त उनके घरों से हजारों अफराद को ले लिया था, और एक साथ ये सच नहीं हो सकता था। क्या तुम इस पर भरोसा करती हो? वियान ने सवाल पर गौर किया। वो खुद को हैरानकुन तौर पर कहती हुई पाई, हाँ। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बच्चों को फ्री जोन ले जाओ आज रात। वियान यकीन नहीं कर सकती थी कि वो ये सोच रही थी, इससे भी ज्यादा कि वो ये कह रही थी। पिछले हफ्ते मदाम ड्यूरांट ने सरहद क्रॉस करने की कोशिश की थी और उसे गोली मार दी गई और उसके बच्चों को बेदखल कर दिया गया था। वियान उसकी जगह पर यही कह रही थी। एक औरत के लिए खुद भागना एक बात थी, लेकिन अपने बच्चों की जान को खतरे में डालना कुछ और था। लेकिन अगर वो यहाँ रहकर अपनी जान को खतरे में डाल रहे थे, तुम रही कह रही हो, ये बहुत खतरनाक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें बेक की बात सुननी चाहिए। चुप जाओ, ये सिर्फ एक दिन के लिए है, फिर शायद हमें मजीद मालूमात मिल जाएंगी। कहाँ? इसाबेल ने इसके लिए तैयारी की थी और मैंने उसे अहमक समझा था। उसने आह भरी, गोदाम में एक तहखाना है। तुम जानती हो अगर मुझे छुपाया गया तो? हाँ, वियान ने तेज आवाज में कहा। वो नहीं चाहती थी कि ये बात बुलंद आवाज में कही जाए। सजा मौत है, मैं जानती हूँ। वियान ने सोफी के लेमनेड में नींद की दवा डाली और बच्चे को जल्दी सुला दिया। ये वो किस्म की चीज नहीं थी जो एक अच्छा माँ को अच्छा महसूस कराती, लेकिन इससे भी ज्यादा ये ठीक नहीं था कि वो सोफी को आज रात अपने साथ लेकर जाएं या उसे अकेला जागने दें। बदतरीन फैसले, बस यही कुछ बचा था। अपनी बेटी के सोने का इंतजार करते हुए वियान घूमती रही। उसे हर हवा की आवाज और हर चटकने की आवाज जो कि पुराने घर की छतों से आ रही थी सुनाई दी। 6 बजे के बाद उसने अपने पुराने बागबानी के ओवरऑल्स पहने और नीचे गई। उसे बेक अपने दीवान पर बैठा हुआ मिला। उसके साथ एक तेल की चिराग जल रही थी। वो अपने खानदान की एक छोटी सी फ्रेम की हुई तस्वीर पकड़े हुए था। उसकी बीवी हिल्डा, वियान जानती थी, और उसके बच्चे जेस्ला और विलहेल्म। उसकी आमद पर उसने सर उठाया मगर खड़ा नहीं हुआ। वियान को नहीं पता था कि क्या करे। वो चाहती थी कि वो उस लम्हे गायब हो जाए, अपने कमरे के बंद दरवाजे के पीछे छुप जाए, कोई ऐसा शख्स जिसे वो मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर सके। और फिर भी उसने अपने करियर को खतरे में डालकर रेचल की मदद की थी। वो उसे कैसे नजरअंदाज कर सकती थी? बुरे काम हो रहे हैं मैडम, नामुमकिन काम। मैंने फौजी बनने की तरबियत ली थी, अपने मुल्क के लिए लड़ने और अपने खानदान को फख्र देने के लिए। ये एक इज्जतदार इंतखाब था। जब हम वापस आएंगे तो हमारे बारे में क्या सोचा जाएगा? मेरे बारे में क्या सोचा जाएगा? वो उसके साथ बैठ गई।
मुझे भी फिक्र है कि अंतवान मेरे बारे में क्या सोचेगा। मुझे तुम्हें वो नामों की फहरिस्त नहीं देनी चाहिए थी। मुझे अपने पैसों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था। मुझे अपने काम को बरकरार रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। शायद मुझे इजाबेल की बातें ज्यादा सुननी चाहिए थी। तुम्हें खुद को इल्जाम नहीं देना चाहिए। मुझे यकीन है तुम्हारा शोहर भी यही कहेगा। हम मर्द शायद अपने बंदूकों को बहुत जल्दी उठा लेते हैं। उसने थोड़ा सा मुड़कर वियान के लिबास का जायजा लिया। वो अपने ओवरऑल्स और एक सियाह स्वेटर में मलबूस थी। उसके सर पर एक सियाह स्कार्फ था। वो एक जासूस के घरेलू वर्जन की तरह लग रही थी। उसके लिए भागना खतरनाक है, उसने कहा, और यहाँ रुकना जाहिर है। और यही है, उसने कहा, एक भयानक कश्मकश। क्या ज्यादा खतरनाक है? मुझे हैरानी है, वियान ने पूछा। उसने कोई जवाब ना देने की तवक्को की थी और वो हैरान हुई जब उसने कहा, रुकना मुझे लगता है। वियान ने सर हिलाया। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, उसने कहा। मैं उसे अकेला नहीं जाने दे सकती। बेक ने उस पर गौर किया। आखिरकार उसने सर हिलाया। तुम जानती हो कि मिस्टर फ्रेड की जमीन कहाँ है जहाँ गाय पाली जाती हैं? हाँ, लेकिन गोदाम के पीछे एक मवेशियों का रास्ता है। वो कम तादाद में चेक पॉइंट्स तक जाता है। ये एक लंबा सफर है, लेकिन आपको कर्फ्यू के पहले चेक पॉइंट पहुंचना चाहिए। अगर कोई इसके बारे में सोच रहा हो, ऐसा नहीं कि मैं किसी को जानता हूं जो ऐसा सोच रहा हो। मेरे वालिद जूलियन रूसिग्नोल पेरिस में 57 एवेन्यू de la बोर्डोनाइज पर रहते हैं। अगर मैं एक दिन वापस न आई तो मैं तुम्हारी बेटी को पेरिस पहुंचाने का इंतजाम करूंगा। उसने उठकर तस्वीर के साथ अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। मैं सोने जा रहा हूं, मडाम। वो उसके साथ खड़ी हुई। मुझे तुम पर भरोसा करने का खौफ है। मुझे उस पर भरोसा ना करने का खौफ होना चाहिए। अब वो करीब थे, उनके बीच मध्यम रोशनी थी। क्या तुम एक अच्छे आदमी हो, हेयर कैप्टन? मैं सोचता था कि हूं, मैडम। शुक्रिया, उसने कहा। अभी शुक्रिया ना कहो, मैडम। उसने उसे रोशनी के साथ छोड़ दिया और अपने कमरे में वापस जाकर दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया। वियान दोबारा बैठ गई, इंतजार करती रही। 7:30 पर उसने किचन के दरवाजे के करीब एक भारी काली शॉल उठाई। हिम्मत रखो, उसने सोचा, सिर्फ इस बार। उसने शॉल अपने सर और कंधों पर डाली और बाहर निकल गई। रेचल और उसके बच्चे गोदाम के पीछे उसका इंतजार कर रहे थे। उनके साथ एक बैलगाड़ी थी। उसमें एरी कंबलों में लपेटा सो रहा था। उसके इर्द गिर्द वो चंद चीजें रखी हुई थी जो रेचल ने अपने साथ ले जाने का फैसला किया था। तुम्हारे पास जाली कागजात हैं? वियान ने पूछा। रेचल ने सर हिलाया। मुझे नहीं पता कि वो कितने अच्छे हैं और उनकी कीमत मेरी शादी की अंगूठी में लगी। उसने वियान को देखा। दोनों ने बिना कोई लफ्ज कहे सब कुछ समझ लिया। क्या तुम वाकई हमारे साथ आना चाहती हो? हमें क्यों जाना पड़ रहा है? सारा ने डरकर पूछा। रेचल ने सारा के सर पर हाथ रखा और नीचे देखा। मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है, सारा। क्या तुम्हें हमारी बात याद है? सारा ने धीरे से सर हिलाया। एरी और पापा के लिए। उन्होंने मिट्टी की सड़क पार की और हे के खेत से होते हुए दूर दराज दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ने लगे। जब वो कमजोर दरख्तों के जंगल में पहुंचे तो वियान को कुछ हद तक संरक्षण का एहसास हुआ। जब वो फ्रेड की जायदाद पर पहुंचे तो रात ढल गई थी। उन्होंने वो मवेशियों का रास्ता मिल गया जो गहरे जंगल में जा रहा था, जहां मोटी रस्सी जैसी जड़ें खुश्क जमीन में सरायत कर रही थी, जिसकी वजह से रेचल को बैलगाड़ी को चलाने के लिए उसे सख्ती से धकेलना पड़ रहा था। बार बार गाड़ी किसी जड़ से टकराकर नीचे गिर जाती। एरी अपनी नींद में कराह रहा था और लालच से अपनी उंगली चूस रहा था। वियान को अपने पीठ पर पसीना बहता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे वर्जिश की जरूरत थी, रेचल ने हाँफते हुए कहा, और मुझे जंगल में चलना बहुत पसंद है। तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, मिसेस सारा? हमारे इस सफर में तुम्हें क्या पसंद आया? मैं वो इडियट स्टार नहीं पहन रही हूँ। सोफी हमारे साथ क्यों नहीं है? उसे जंगल पसंद है। याद है वो स्कैवेंजर हंट हम जो करते थे? वो सब कुछ पहले ढूंढ लेती थी। दरख्तों के बीच से एक खिला से वियान ने एक चमकती हुई रोशनी देखी और फिर सरहदी क्रॉसिंग की निशानियां दिखाई दी। दरवाजा इतनी तेज रोशनी से रोशन था कि सिर्फ दुश्मन ही उसे इस्तेमाल करने की जुर्रत कर सकता था या वो उसे खरीदने की इस्तेताद रखता था। एक जर्मन सिपाही खड़ा था, उसकी राइफल चमक रही थी। वहां एक छोटी सी कतार थी जो गुजरने का इंतजार कर रही थी। इजाजत सिर्फ इस सूरत में मिलेगी अगर कागजात ठीक होंगे। अगर रेचल के जाली कागजात काम नहीं आए तो वो और बच्चे गिरफ्तार हो जाएंगे,
ये अचानक हकीकत बन गया। वियान रुक गई। उसे अब सब कुछ यहाँ से देखना होगा। अगर मैं लिख सकी तो लिखूंगी, रेचल ने कहा। वियान का गला सूख गया। हत्ता कि अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो शायद वो अपने दोस्त से कई वर्षों तक नहीं सुनेगी, या कभी नहीं। इस नई दुनिया में अपने प्यारों से राब्ता रखने का कोई यकीनी तरीका नहीं था। मुझे वो नजर न दो। हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे, शैंपेन पी रहे होंगे और उस जैज म्यूजिक पर नाच रहे होंगे जो तुम्हें पसंद है। वियान ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ आमतौर पर नहीं आऊंगी जब तुम नाचना शुरू करोगे। सारा ने उसके आस्तीन को खींचा। तुम सोफी को कहना कि मैंने खुदा हाफिज कहा। वियान झुककर सारा को गले लगा लिया। वो हमेशा के लिए उसे अपने साथ रख सकती थी, मगर उसने खुद को अलग कर लिया। वो रेचल की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि उसकी दोस्त पीछे हट गई। अगर मैं तुम्हें गले लगाऊंगी तो रो पड़ूंगी, और मैं नहीं रो सकती। वियान के बाजू भारी होकर उसके पहलू में लटक गए। रेचल ने बैलगाड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया। वो और उसके बच्चे दरख्तों के तहफ्फुज़ से बाहर निकले और चेक पॉइंट की कतार में शामिल हो गए। एक आदमी साइकिल पर आया और आगे बढ़ा। फिर एक बूढ़ी औरत जो फूलों की ट्राला धकेल रही थी, उसे गुजरने की इजाजत दी गई। रेचल तकरीबन कतार के सामने थी कि अचानक एक सीटी की आवाज आई और किसी ने जर्मन जबान में आवाज दी। सिपाही ने अपनी मशीन गन भीड़ पर फेर दी और फायर खोल दिया। छोटे सुर्ख धारे अंधेरे में फैल गए। रत तत तत ता, एक औरत चिल्लाई जब उसके साथ खड़ा आदमी जमीन पर गिर गया। कतार फौरन बिखर गई। लोग हर तरफ दौड़ने लगे। ये इतनी तेजी से हुआ कि वियान कुछ भी नहीं कर सकी। उसने रेचल और सारा को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा, दरख्तों की तरफ वापस आते हुए। सारा सामने, रेचल पीछे बैलगाड़ी के साथ। यहाँ, वियान ने पुकारा। उसकी आवाज गोलियों की आवाज में गुम हो गई। सारा घास में घुटनों के बल गिर गई। सारा, रेचल चिल्लाई। वियान फौरन आगे बढ़ी और सारा को अपनी बाहों में उठाया। उसे वो जंगल में ले गई और जमीन पर लेटा दिया, उसका कोट खोलते हुए। लड़की का सीना गोलियों के सुराखों से भरा हुआ था। खून उबलकर बहने लगा। वियान ने अपनी शाल को उतारकर उसके जख्मों पर लगा दिया। कैसी है वो? रेचल ने पूछा, उसके पास सांस फूलते हुए रुककर। क्या ये खून है? रेचल अपने बेटे के करीब घास में गिरकर बैठ गई। बैलगाड़ी में एरी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। चेक पॉइंट पर रोशनी चमक रही थी। फौजी जमा हो गए थे। कुत्ते भौंकने लगे। हमें जाना होगा रेचल, अभी। उसने खून से फिसलती हुई घास में अपने कदमों को संभाला और एरी को बैलगाड़ी से निकालकर रेचल के हवाले कर दिया, जो बज़ाहिर नहीं समझ रही थी। वियान ने बैलगाड़ी से सब कुछ बाहर फेंक दिया और जितना हो सका एहतियात से सारा को गाड़ी में रख दिया। एरी के कंबल को उसके सर के नीचे रख दिया। खून आलूद हाथों से हैंडल पकड़कर उसने पीछे के पहिए उठाया और धकेलना शुरू कर दिया। चलो, उसने रेचल से कहा, हम इसे बचा सकते हैं। रेचल ने बेहिसी से सर हिलाया। वियान ने बैलगाड़ी को रसीली जड़ों और मट्टी से गुजारा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और खौफ का खट्टा जायका उसके मुंह में था, मगर वो रुककर पीछे नहीं देखा। उसे मालूम था कि रेचल उसके पीछे है। अरी चीख रहा था और अगर कोई और उनका पीछा कर रहा था तो वो ये नहीं जानना चाहती थी। जब वो ली जार्दन के करीब पहुंचे तो वियान ने सड़क के साथ साथ घाटी में भारी ठेला धकेलने की कोशिश की और पहाड़ी की तरफ स्ट्रिंग तक लेकर आई। जब उसने आखिरकार रुकने का फैसला किया, ठेला नीचे गिरकर जोरदार आवाज में गिरा और सारा दर्द से कराहने लगी। रेचल ने एरी को नीचे रखा। फिर उसने सारा को बैलगाड़ी से निकाला और नरमी से घास पर रख दिया। एरी रोने लगा और अपने बाजू उठाकर गोद में लेने की कोशिश करने लगा। रेचल सारा के पास घुटने के बल बैठ गई और उसकी छाती की तबाही को देखा। उसने वियान की तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसी तकलीफ और नुकसान की झलक थी कि वियान का सांस रुक गया। फिर रेचल दोबारा नीचे देखकर अपनी बेटी के मध्यम गाल पर हाथ फेर रही थी। सारा ने अपना सर उठाया। क्या हम सरहद पार कर गए हैं? खून उसके बेरंग होठों से उबलकर उसकी ठुड्डी तक बहने लगा। हाँ, हमने कर लिया, रेचल ने कहा। हम सब अब महफूज हैं। मैं बहादुर थी ना? हाँ, बेहद बहादुर, रेचल ने टूटे हुए लहजे में कहा। मुझे सर्दी लग रही है। सारा ने सरगोशी की। वो कांप रही थी। सारा ने एक लरसती हुई सांस ली और धीरे से छोड़ दी। तुम, हम सब कुछ मिठाइयाँ खाने जाएंगे और एक मकीरून। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ सारा, और पापा भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। तुम हमारी सितारा हो, हमारा दिल, तुम्हें पता है। रेचल की आवाज टूट गई। वो अब रोती हुई थी। सोफी को बताना कि मैं। सारा की पलकें बंद हो गई। उसने आखिरी सांस लरसते हुए ली और सुकून से रुक गई। उसके होठों में से कोई सांस न गुजर सका। खामोशी घुटन में बदल गई, इतनी घुटती हुई कि बयान को सिर्फ उस बच्चे की हंसी की आवाज याद आ रही थी और वो दुनिया की कितनी खाली लगेगी उसके बगैर। उसे मौत और उस दुख का इल्म था जो इंसान को तबाह कर देता है और हमेशा के लिए टूटा छोड़ देता है। वो ये नहीं समझ पाती थी कि रेचल कैसे सांस ले रही थी। अगर ये कोई और वक्त होता, बयान रेचल के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ती, उसे रोने देती, या उसे गले लगा लेती, या बात करती, या कुछ न कहती। जो भी रेचल को चाहिए था, बयान ने उसे देने के लिए हर काम किया होता। लेकिन अब वो ये नहीं कर सकती थी। ये सारी कहानी में एक और खौफनाक ज़र्ब थी। वो अब तक गम का वक्त नहीं ले पाई थी।
वयान को रेचल के लिए मजबूत होना जरूरी था। हमें इसे दफन करना होगा, वयान ने जितना नरमी से कहा। इससे अंधेरे से नफरत है। मेरी माँ इसके साथ होगी, वयान ने कहा, और तुम्हारी माँ भी। तुम और आरी को तहखाने में जाना होगा, छुपना होगा। मैं सारा का ख्याल रखूंगी। कैसे? वयान जानती थी कि रेचल ये नहीं पूछ रही थी तहखाने में कैसे छुपना है, वो ये पूछ रही थी कि इस जैसे नुकसान के बाद कैसे जिया जाए, एक बच्चे को उठाकर दूसरे को छोड़ा जाए, और कैसे सांस लिया जाए जब आप अलविदा कहते हैं। मैं इसे छोड़ नहीं सकती। तुम्हें छोड़ना होगा, आरी के लिए। वयान आहिस्ता से अपने पैरों पर खड़ी हुई इंतजार कर रही थी। रेचल ने टूटे हुए शीशे की तरह एक सांस ली और सारा के गाल पर एक बोसा देने के लिए आगे झुक गई। मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करूंगी, उसने सरगोशी की। आखिरकार रेचल उठी। उसने आरी को नीचे उठाया, उसको अपने बाजुओं में लिया और इतनी मजबूती से गोद में दबाया कि वो दोबारा रोना शुरू कर दिया। वयान ने रेचल का हाथ पकड़ा और उसकी दोस्त को खेत के तहखाने में ले गई। मैं तुम्हारे पास आऊंगी जैसे ये महफूज हो जाएगा। महफूज? रेचल ने बेजारी से कहा और खुले हुए खेत के दरवाजे की तरफ घूर कर दिखा। वयान ने गाड़ी को हटाया और दरवाजा खोला। वहां एक लालटेन है और खाना भी। आरी को गोद में उठाए हुए रेचल सीढ़ियां उतरकर अंधेरे में गायब हो गई। वयान ने दरवाजा बंद किया और गाड़ी को फिर से सही जगह पर रख दिया। फिर अपने वालदा के लगाए हुए सुंबल के पौधे के पास गई। वो वॉल के साथ साथ बुलंद और वसी हो गया था। उसके नीचे, जो गर्मियों के सब्ज़ाजार में अब तकरीबन खो सा गया था, 3 छोटे सफेद सलीब थे। 2 उसके इस्कात हमल के लिए थे और एक उसके बेटे के लिए, जो 1 हफ्ते से कम अरसे तक जिंदा रहा था। रेचल यहाँ उसके साथ खड़ी थी जब उसके हर बेटे को दफन किया गया था। अब वयान यहाँ उसकी बेहतरीन दोस्त की बेटी को दफन करने आई थी। उसकी बेटी की बेहतरीन दोस्त। ऐसा कौन सा मेहरबान खुदा होगा जो ऐसी बात को मुमकिन बनाएगा?